पड़ा हो, इसकी नजीर नहीं मिलती। वो भी मुखालिफत ऐसी कि जिसमें तशद्दुद झलकता हो, जिसने कई लोगों की जानें ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रामलीला मैदान में रैली करते हुए कहा कि एनआरसी और सीए को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आप मुखालिफत में मोदी का पुतला नजर आतिश करें, लेकिन सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। वहीं बीजेपी ने इस कानून को लेकर आने वाले 10 दिनों में घर घर जाकर लोगों को समझाने का फैसला किया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार की वजाहत का लोगों पर क्यों नहीं पड़ रहा है असर, या फिर आवाम की तशवीश और खदशात सही हैं। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। अपने खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय साहब जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और एक और खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, फर्रुख खान साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और हमारे आज दोनों खास मेहमानों की खासियत यह है कि दोनों खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं। आपका खैर मकदम करते हैं अश्वनी साहब। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि बार बार बीजेपी सरकार की तरफ से वजाहत पेश करने के बावजूद भी आवाम जो है सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही है, आखिर क्या वजह? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि एक ऐसा कानून जो भारत के लोगों के लिए बना ही नहीं है, जो कानून नागरिकता देने के लिए बना है, नागरिकता लेने के लिए बना ही नहीं है। जो कानून भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी किसी के लिए नहीं बना है, उस कानून के बारे में ये कहना कि इस कानून से हमारे एक समुदाय, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाना, उनको भड़काना, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, ये कानून केवल 3 देशों के शरणार्थियों के लिए बना है। ये कानून बना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए बना है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि जो लोग भारत में सुबह से शाम तक माइनॉरिटी 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 की माला जपते रहते थे, जो लोग कल तक कहते थे कि भारत के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, आज वो लोग भारत की माइनॉरिटीज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के खिलाफ खड़े हो गए। इस कानून से, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस कानून से भारत के किसी हमारे एक भी मुस्लिम भाई या एक भी मुस्लिम बहन का एक रत्ती भर कोई अधिकार न टच होने वाला है, न खत्म होने वाला है, न कम होने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप जरा इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर दिया। सच्चाई यह है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय भी गांधी जी ने कहा था, नेहरू जी ने भी यही कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, अबुल कलाम साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी है, जब अगर उनको कोई दिक्कत आएगी पाकिस्तान में तो उनको भारत में लिया जाएगा, उनको शरण दी जाएगी। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को परेशान करना शुरू किया गया। चूंकि भारत सेकुलर कंट्री है, इसलिए यहां सबको बराबर अधिकार है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर अधिकार है। पाकिस्तान सेकुलर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है। तो वहां पे सबके लिए बराबर अधिकार नहीं है, वहां पे माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां जो कट्टरपंथ बढ़ा है, इसकी वजह से माइनॉरिटी लगातार कम होते जा रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस समय पाकिस्तान में 23% माइनॉरिटी थे। आज की डेट में मात्र 3% माइनॉरिटी बचे हुए। आप जरा सोचिए, 70 साल में कोई एक माइनॉरिटी अगर 20% कम हो जाए तो ये चिंता की बात है। हुआ क्या, पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी थी, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे जैन थे, चाहे पारसी, ईसाई, बौद्ध, या तो उनको कन्वर्ट करा दिया गया, या उनकी बेटियों को उठा लिया गया, उनकी जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करा दिया गया, या उनको मजबूर किया गया भारत छोड़ के भाग जाए। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में अमीर लोग थे, वो तो कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई लंदन चला गया। ठीक है, तो सरकार का यही कहना है कि इस कानून से हिंदुस्तानी मुसलमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान फर्रुख खान साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। फर्रुख साहब, आपसे सवाल ये कि बतौर वकील आपकी नजर में कैसा कानून है? शुक्रिया। देखिए, कानून के बारे में मैं क्या कहूं, मुझे तो ये कानून समझ में नहीं आता। अभी मेरे बड़े भाई अश्वनी जी बैठे हुए हैं, वो भी बातें अपनी कह रहे थे। उनके सामने पीछे सुप्रीम कोर्ट केसेस की डाइजेस्ट भी लगी हुई है। और मैं ये कहूँगा सिर्फ कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लैरिटी में केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद फुल कोर्ट ने ये कह दिया था कि
बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं होगा, इवन पार्लियामेंट्स को भी पावर नहीं होगी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। और आर्टिकल 14, 15 इसमें बहुत सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। पहला आजाद हिंदुस्तान में ये पहला कानून ऐसा है जो कानून मजहब के आधार पे डिफरेंशिएट करता है। मैं अश्वनी भाई की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि परसिक्यूशन वहां पे लोगों का होगा, और बिल्कुल परसिक्यूटेड लोगों को हिंदुस्तान का ये रिवाज रहा है और ये हमारी परंपरा रही है कि हमने हमेशा जो भी जिसने भी शरण मांगा है उसको हमने शरण दिया है, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो कि किसी भी धर्म से हो। लेकिन ये पहला कानून है जहां पे ये मामला निकल के आता है। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अश्वनी भाई शायद नहीं उसको बताने में हिचकिचा रहे थे, अमित शाह साहब ने, जो हमारे इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 7 बार, मेरे पास वो क्लिप्स आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा, 7 बार इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, संसद में ये कहा कि हम एनआरसी भी ले आएंगे। अब एनआरसी का मामला क्या होगा आप समझिए। अश्वनी उपाध्याय साहब और फर्रुख खान दोनों को एनआरसी की लाइन में लगना पड़ता है 1970 के 75 के जो भी मॉडलिटी सरकार लेके आती है। और अगर डॉक्यूमेंट्स अश्वनी उपाध्याय साहब के पास भी नहीं हुए और फर्रुख खान के पास भी नहीं हुए, तो चूंकि अश्वनी उपाध्याय साहब हिंदू हैं तो वो हिंदुस्तान के नागरिक होंगे, और चूंकि फर्रुख खान मुसलमान हैं तो वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होंगे। ये एक कानून। और आज मोदी जी ने जो रामलीला मैदान में कहा कि एनआरसी तो लाने की कोई बात ही नहीं है, कुछ मसला ही नहीं है, तो या ठीक है अश्वनी उपाध्याय साहब आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ। गुमराह कर रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि सीए से डलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग एनआरसी से जोड़कर सीए को देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, कहीं न कहीं फिर से गलतफहमी पैदा की जा रही है। मैंने आपको बताया कि मैं फिर से यहां जो बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल जानना चाहता हूं। ये जो कानून बना है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आप ईमानदारी से बताइए भारत के किस मुस्लिम भाई का, किस मुस्लिम बहन का कौन सा अधिकार इससे कम होगा या रुकेगा या खत्म होगा? मुझे लगता है आप भी इसका जवाब यही देंगे कि नहीं, ये भारत के लोगों के ऊपर लागू नहीं है। यही जवाब आपका भी होगा, इसलिए मैं उसको दोबारा पूछ नहीं रहा हूं। अब मैं आता हूं आगे। देखिए, इस भारत में 125 करोड़ लोगों के पास आधार जवाब है। दूंगा इसका। 125 करोड़ आधार बन चुका है। आधार की वेबसाइट पे देख लीजिए। हाँ, मैं पूरी बात रखता हूं। मैं अपनी बात कर लूं फिर, जरूर मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप जवाब दीजिए। इस हमारे देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है, बोलिए जी, जिसके पास कोई न कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो वोटर आईडी कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो गैस का कनेक्शन होगा, गैस का कनेक्शन नहीं होगा तो उसके पास कोई बैंक का खाता होगा। 35 करोड़ परिवारों का जनधन खाता खुल गया। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसके पास एक बैंक का खाता नहीं है, और हमारी सरकार ने खोला हुआ है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में आधार नहीं है, हमारी सरकार ने सबको आधार बनवा के दिया। ऐसा कोई परिवार नहीं है गरीब, मैं एक मिनट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में गैस का कनेक्शन नहीं है, हमारी सरकार ने दिया हुआ है। तो जब जनधन का खाता खोलना था, गैस का कनेक्शन लेना था, उस समय आदमी अपना आईडी प्रूफ दिखा सकता है। वोटर आईडी कार्ड बनवाते समय अपना आईडी प्रूफ दिखा सकता है, आधार कार्ड बनवाते समय आईडी प्रूफ दिखा सकता है, कहीं नौकरी करना हो आईडी प्रूफ दिखा सकता है, ट्रेन में चलना होता है तत्काल टिकट लेने के लिए, वहां अपना आईडी प्रूफ दिखा सकता है। तो यहां अभी हालांकि एनआरसी आया नहीं है, बाय द वे अगर कल को एनआरसी आता है तो ऐसा कौन सा परिवार है जिसके पास एक भी प्रूफ नहीं होगा? क्या आप लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा कोई परिवार है जिसके पास ना आधार है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना वोटर आईडी कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना बैंक का खाता है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना गैस कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है? फर्रुख साहब, इसका मतलब ये हुआ, अश्वनी उपाध्याय जी के कहने का मतलब ये हुआ कि सीए को एनआरसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपका रद्द-ए-अमल? जी, मैं बड़े मुख्तसर में अश्वनी भाई का जवाब दे दूं। शायद अश्वनी भाई ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं सुनी है। आप लोगों ने भी टेलीविजन में देखा होगा, टाइम्स नाउ में और बाकी चैनल्स में इंटरव्यू दिया है, जहां पे गृह मंत्री जी ने पासपोर्ट को नहीं माना है। आधार कार्ड तो बहुत दूर की बात है, पासपोर्ट जिस डॉक्यूमेंट के सहारे आप विदेश में ट्रैवल करते हैं उसको नहीं कहा है कि ये माना जाएगा। अश्वनी जी, मैं माफी चाहूंगा, शायद आपने पढ़ा नहीं है या आपने सुना नहीं है या आप बताना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये रही कि क्यों आप कहते हैं कि किसके पास दस्तावेज नहीं होंगे। अरे आपको पता है कि बंजारे कौन होते हैं?
आपको पता है कि आदिवासी लोग कौन होते हैं? उनके पास आप उनसे आधार कार्ड मांगेंगे क्या? आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मनुवाद जो सोच है ना, मनुस्मृति का जो फॉलो है, देखिए हिंदुस्तान में एक बात समझ लीजिए कि हम अगर यहां रह रहे हैं ना, तो ये जितना मुल्क आपका है उतना ही मुल्क मेरा है। अब आप आपके रहमो करम पे नहीं रह रहे। कांग्रेस बात बहुत गौर से गांठ बांध के आपका परिचय कराया गया था वकील के नाते, लेकिन अब आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस की भाषा आप बोलिएगा, आप लोग हैं, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। आप लोग होंगे कांग्रेस भाजपा वाले। मैं देश का नागरिक हूं, मैं कांग्रेस का उतना विरोधी हूं जितना आप का हूं। और सुनिए, देश कांग्रेस से नहीं है, देश बीजेपी से नहीं है। आपने मनुस्मृति कभी पढ़ा नहीं है। आप कहिए मैं मानूं, पढ़िएगा आपको पता चलेगा। मनुस्मृति में सबको बराबर अधिकार दिया गया, आपको पता ही नहीं है। मनुस्मृति जहां पे महिला पुरुष के बीच भेदभाव नहीं किया गया, वही मनुस्मृति जहां महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, आपको आइडिया नहीं है। क्यों आपको आग क्यों लग गई मनुस्मृति से? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मनुस्मृति में किसी में भेदभाव किया गया नहीं, आपको पता नहीं है। आपने शायद पढ़ा नहीं, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। और आप केवल और केवल आप जैसे लोग समाज में आग लगाना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल अश्वनी उपाध्याय साहब, बिल्कुल सियासी बातें जाहिर सी बात है, आप सियासी लीडर भी हैं और लॉयर भी हैं, तो सियासी बातें भी आप कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस प्रोग्राम का और आज के जो टॉपिक का मकसद है वो सिर्फ ये कि लोगों में जो बेचैनी पैदा हो रही है, जो डर पैदा हो रहा है, जो खौफ पैदा हो रहा है, उसे दूर किया जा सके। आप दोनों लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं, कानून को समझते हैं, कानून के दायरे में रह के समझते हैं। ऐसे में लोगों के अंदर जो बेचैनियां है उसे दूर करने की जरूरत है। सर अश्वनी जी, मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं, वो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारत के किसी भी नागरिक के लिए बना ही नहीं, हिंदू के लिए बना, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अश्वनी जी, इसका जवाब आप क्या देंगे? एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लोगों का कहना है कि 1971 के बाद जो लोग आए वो एनआरसी से बाहर जाएंगे, लेकिन सीए के तहत 6 माइनॉरिटीज अंदर आ जाएंगी, बाकी कौन बचा? मुस्लिम टारगेटेड ये बिल कानून है। सुनिए पहले मैं 2 मिनट जरा मुझे जवाब दीजिए। पहली बात तो एनआरसी आज की डेट में आया नहीं, एनआरसी का क्या स्वरूप होगा पता नहीं। मतलब पेट में बच्चा आया नहीं, उसका नामकरण शुरू कर दिया, उसकी शादी विवाह की तैयारी शुरू हो गई। अरे बच्चे को पेट में तो आने दो, एनआरसी का बिल पहले पार्लियामेंट में तो आने दो, एनआरसी का कोई ड्राफ्ट तो आने दो। कुछ नहीं आया, उसके बाद हंगामा हो रहा है, बेटा पैदा हुआ कि बेटी पैदा हुई कि क्या पैदा हुआ कि क्या पैदा हुआ। सपने आ रहे हैं क्या इन लोगों को? एनआरसी में क्या होगा इनको सपना आता है क्या? या अमित शाह जी ने बता दिया कि 1947 का डॉक्यूमेंट मांगे या 1971 का? ठीक है अश्वनी साहब, फारूक साहब, एनआरसी अभी आया नहीं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं, बार बार सरकार ऐसा कह रही है। क्या लगता है कि वाकई में लोगों को एनआरसी को लेकर जो भय है, डर है, खौफ है, उसे निकाल देना चाहिए? जो सरकार कह रही है उस पर भरोसा कर लेना चाहिए? सना ऐसा है कि अश्वनी जी अपनी ही बातों के और अपने ही प्रधानमंत्री के और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को काट रहे हैं और विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। आज मोदी जी ने क्या कहा रामलीला मैदान में? आज मोदी जी ने कहा कि एनआरसी कोई बात ही नहीं है। कहा या नहीं कहा? सबने सुना। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि एनआरसी हम लाएंगे ही लाएंगे। अश्वनी जी कहते हैं कि एनआरसी आएगी, उसका प्रारूप क्या होगा ये पता नहीं है। अरे भाई, हिंदुस्तान में रहने के लिए हमें आपकी कृपा की जरूरत है क्या? आप हमें सबूत, आप हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम इंडियन हैं? और दूसरी बात, जहां तक बात परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की है, क्यों श्रीलंका के लोग परसिक्यूटेड नहीं है क्या? क्यों भूटान के लोग परसिक्यूटेड नहीं है क्या? आप अफगानिस्तान पहुंच गए, आप पाकिस्तान पहुंच गए, बांग्लादेश पहुंच गए। मैं कह रहा हूं और जो मुल्क है वहां पे लोग परसिक्यूट नहीं हो रहे क्या धर्म के आधार पे? अकल ही नहीं है इस सरकार। अंधी नगरी चौपट राजा, वही कहावत है। इन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को खुश करने के लिए, ताकि इकोनॉमी पे से, रोजगार पे से, नौकरियों पे से, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, जीडीपी पे बात ना आए और सीएए ला दे, कभी ये ला दे, कभी वो ला दे, कभी ये फेंक दे। प्रॉब्लम ये है इन लोगों के साथ। एक बार आप जब ईमानदारी से बताइए। अरे मुसलमान आपके सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है अश्वनी जी। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मुसलमान बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं रहता यहाँ पे। आप जैसे लोग कितने आए और कितने चले गए, कितनी पार्टियां आई, कितनी सरकारें आई
और अरे जमीन तो में गलतफहमी खत्म हो क्यों पैदा कर रहे गई। हैं भाई? आपके नहीं है, हमने, आप लोग गलतफहमी सावरकर, पैदा कर आप रहे हैं, लोग मैं कह रहा हूं। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हमें नहीं समझाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। ये देश हमारा भी उतना ही जितना आपका है, समझे आप महात्मा गांधी का विरोध करने वाले, महात्मा गांधी को मारने वाले लोग, आप बताएंगे देश को कि देश में देशभक्ति क्या होती है। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ खड़ा रहना चाहा, जिन्होंने अंग्रेजों को साफ साफ चिट्ठियां लिखी, वो सिखाएंगे हमको कि देशभक्ति क्या होती है। अरे हम आपसे ज्यादा बड़े देशभक्त होंगे, कम नहीं होंगे। बताइए क्या बात करते हैं आप लोग। और आप सुनिए, आइए हाथ मिलाइए, देश को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। एनआरसी ले आएंगे, आप जैसे लोग आएंगे एनआरसी, आपकी सरकार, अरे खुदा की कसम नहीं, आप खुदा की कसम खा के बताइए कि आप भारत के संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं। आप बताइए, आप खुदा की कसम खा के बताइए, आप बताइए, आप खुदा की कसम खा के बताइए कि आप भारत के संविधान को मानते हैं, आप भारत के संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं। बोलिए, आप बता दीजिए कि आप संविधान को मानते हैं। हमारा डिबेट किसी और तरफ जा रहा है। अश्वनी जी, आपसे सवाल मेरा ये, अश्वनी साहब आपसे सवाल, अश्वनी साहब आपसे सवाल मेरा ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वाली बीजेपी, और हमने कई बार देखा है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इन दोनों मुद्दों को लेकर। ऐसे में एक मुल्क में दो कानून आ रहा है तो सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात, पॉपुलेशन कंट्रोल पूरे मसले का हल आप भी कहते रहे हैं, मेरे डिबेट में भी कहते रहे हैं। अब जब 6 माइनॉरिटीज हिंदुस्तान आएंगी तो क्या आबादी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि एनआरसी के जरिए आप सीए का तोड़ रख रहे हैं। नहीं, आप लगातार मिक्स कर रही हैं। पहली बात तो एक बार जरा इनसे पूछ लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए कि ये कानून भारत के लोगों ऊपर लागू होता है, बस इतना एक बार हाँ ना पूछ लीजिए, फिर मैं आगे जवाब करता हूं। एक बार उनसे पूछिए कि क्या ये कानून भारत के किसी एक नागरिक का कोई अधिकार कम करने वाला है क्या? ठीक है, जरूरी है जी। दाएं बाएं नहीं, हाँ या ना में बताइए, दाएं बाएं नहीं। मैं जवाब देता हूं जी फारूक साहब, जरूरी है। मैं जवाब देता हूं, रुकिए। अरे रुकिए भाई, मुझे पता है कि आप संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते, पर मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे यह बताइए, आप भी पेशे से वकील हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, आप मुझे यह बता दीजिए कि कुछ फंडामेंटल राइट 14-15 क्या सिर्फ नागरिकों पे लागू होते हैं या जो नागरिक नहीं है? अरे भैया ये सब छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, वो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करिए। बोलिए, छोड़ दे। अरे इसको आप सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? 59 याचिकाएं हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। आप बताइए, तो संविधान की बात कर रहा हूं, बताइए भारत के लिए, भारत वालों के लिए बना या नहीं बना? अरे भाई बताइए। नहीं, मेरा सीधा सवाल मतलब नहीं है, ये भारत वालों के लिए बना है कि नहीं बना, इतना बताइए पहले आप। नहीं है अरे 59 याचिका हुई है भाई, अगर ये गलत होगा सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं। अश्वनी साहब, मैंने सवाल किया उसका जवाब मिला। अश्वनी साहब, आपसे जो मैंने सवाल किया कुछ देर पहले, उसका जवाब नहीं मिला। आपके तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी अलग बना लें आप, जहां पे मनुवाद चलेगा। मैं बताता हूं जी, इनके पास ये भी अच्छी तरीके जानते हैं, ये अच्छी तरीके जानते हैं कि ये जो कानून है भारत वालों के लिए बना नहीं है, इसलिए उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, मनुवाद और कुरान की बात और हदीस की बात, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, छोड़िए उनकी बात। अब मैं आता हूं दूसरी बात, आपने कहा कि उसकी बात बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, नहीं, मैंने सिर्फ पाकिस्तान जब बना था, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो ये हमारे नेहरू जी ने वादा किया था, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, लियाकत पैक्ट हुआ था, गांधी जी ने वादा किया था। इसके अलावा और भी जितने थे, पटेल साहब थे, अंबेडकर साहब, सबने यही कहा था कि बंटवारा हो रहा है धर्म के आधार पे, लेकिन अगर उधर वालों को कोई दिक्कत आएगी तो भारत लेगा। आप जरा सोचिए, हमारे देश में हमारे मुस्लिम भाई बहन 8% थे, हमारे देश में मुस्लिम 8% थे, आज 18% हो गए। वहां बेचारे जो 23% थे वो 3% हो गए। क्यों वहां की लड़कियां सर, बाहरी लोगों को, अश्वनी साहब, मेरा सवाल जो है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। बाहरी लोगों को सरकार ला रही, उसका खाका क्या है? क्या ये आबादी के तनासुब को बढ़ाएगा नहीं, जिसको लेकर चिंतित रहती है बीजेपी? आबादी, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर चिंतित रहती है बीजेपी, इस पर क्या कहना है सर अश्वनी साहब? बड़ी सीधी सी बात है, इस देश
इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। ये लोग इनफैक्ट घुसपैठियों के जो समर्थक है ना, वो सीधे ये नहीं कह पा रहे हैं मैं घुसपैठियों का समर्थक हूं, वो है ना, वो इस सीए कानून के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि निशाना एनआरसी पे है। उनको बचाना है घुसपैठियों को, उनको बचाना है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, उनको बचाना है रोहिंग्या को, लेकिन वो सीधे कह नहीं पाते, इसलिए कानून के बारे में हाय तौबा कर रहे हैं। अरे वहां से अगर चंद लोग आ भी जाएंगे, 20,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, और जो यहां 5 करोड़ अगर निकाल दिए जाएंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो भी बात बराबर हो गई ना। ठीक है, तो एनआरसी का मतलब यही है आपकी जुबानी। ठीक है, एनआरसी का मतलब यही है, आपने तोड़ पहले से तैयार कर रखा है। फर्रुख साहब, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो ये कहूंगा कि मुझे जो आप चाहती क्या बांग्लादेशी यही रहे? आप बताइए ना, आप क्या चाहती हैं? बांग्लादेशी यहीं पे रहे? अभी बीजेपी का स्टैंड साफ होना चाहिए सर। अश्वनी साहब, अभी बीजेपी क्या सोचती है और आवाम का कितना ख्याल है? विदेशियों के लिए अपना मुल्क पूरा जल रहा है, कितना सरकार लोगों के तय हमदर्द है, ये पूछने की जरूरत है बीजेपी से। फर्रुख साहब। सना, सना जी, मैं ये कह रहा था, मैं आऊंगी आपके पास अश्वनी साहब, अश्वनी भाई से कि श्रीलंका में जो हिंदू हैं, जो श्रीलंका में हमारे हिंदू भाई हैं, जो भूटान में मेरे हिंदू भाई हैं, जो और मुल्कों में मेरे हिंदू भाई परसिक्यूट हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे हैं? खाली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को क्यों ला रहे हैं? आपका तो हिंदुओं से प्रेम एकदम है, आपका फर्जी। चिंता करूंगा मैं, सबकी चिंता करूंगा मैं, हिंदू की चिंता करूंगा, मुसलमान की चिंता करूंगा, हर लोगों की चिंता करूंगा, क्योंकि आप लोगों की तरह मनुवादी नहीं हूं, लंका वादी हूं और भूटान में संविधान को मानने वाला हूं। मैं मनुवाद को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति में आग लगाता हूं, मैं मनुस्मृति को फाड़ देता हूं। आप घुसपैठियों के समर्थक हैं, रखने वाला आप जैसे समर्थक हैं। अश्वनी साहब, आखिर में आपसे सवाल है, अश्वनी साहब आखिर में सवाल ये, जो लोगों के अंदर डाउट्स हैं सीए को लेकर, उसे कैसे दूर करेगी सरकार? क्योंकि लगातार चैलेंज बना हुआ है और हम देख रहे हैं तशद्दुद की खबरें भी लगातार आ रही हैं और हर जगह एहतजाज हो रहा है। देखिए, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। पहली बात तो एनआरसी आया नहीं जी, और एनआरसी आज अभी पेट में भी नहीं आया। पैदा होने की बात तो छोड़ दी है, एनआरसी पेट में नहीं आया, यानी एनआरसी का ड्राफ्ट अभी तक पार्लियामेंट भी नहीं पहुंचा, तो इसलिए एनआरसी पर चर्चा आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। जहां तक इस सीए की बात है, ये भारत के लोगों के लिए बना नहीं है, ये उन 3 देशों के लोगों को नागरिकता देने के लिए बना है। एक बार सुन लीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, अगर आप समझना चाहेंगे, नहीं समझना चाहेंगे कोई बात नहीं। दूसरी बात, जहां तक आई लंका की बात, अरे ये 9वीं बार संशोधन हुआ है। ठीक है, फर्रुख साहब, क्या लगता है कई बार तरमीम हुआ है इस कानून में, क्या लगता है कि सरकार को दोबारा गौर करना चाहिए इस कानून पर? देखिए, आज मुझे मोदी जी की भाषण सुनने के बाद यह लगा कि सरकार बैकफुट पे है। जिस हिसाब से इस एहतजाज को समर्थन और सपोर्ट मिला है, ये सरकार को और बीजेपी को लग रहा था कि ये सिर्फ मुसलमान इस पे एजिटेट करेंगे, पर जिस तरह से इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान, सिख, सरकार को गौर करना चाहिए नहीं चाहिए सर? वक्त की कमी फर्रुख साहब, तो आज मोदी जी की तकरार से ये बिल्कुल सरकार को गौर करना चाहिए और इन आप चिंता मत करिए, वापस लेना चाहिए। आप घुसपैठियों को बचा नहीं पाएंगे। मैं आपको बीजेपी की अपनी दलीलें हैं जिस पर वो काबिल है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि गौर करने की भी जरूरत है, जिसमें वकील भी शामिल है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ हमारे खुसूसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी खास मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।